सरफराज सवारी की तलाश में अपना रिक्शा चलाता हुआ शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में निकल आया था। बहुत ज्यादा गर्मी, प्यास और उमस ने उसका बुरा हाल कर दिया था। पिछली रात ही अम्मी ने बताया था कि घर में राशन बिल्कुल खत्म है, और सिर्फ यही चिंता नहीं थी, पिछले 2 महीनों से मकान का किराया भी देना बाकी था। इन्हीं सोचों में डूबा वो अनजाने में काफी दूर आ गया था। शाम गहरी हो रही थी और रात बस शुरू होने को थी कि उसने वापसी का सोचा। तभी उसकी नजर 3 नकाब पहनी हुई लड़कियों पर पड़ी, जो काले बुर्कों में लिपटी दूर से आती दिखाई दी। इस वीराने में जहां दूर दूर तक कोई घर न था, इन लड़कियों का यूं दिखना अजीब जरूर था। मगर सरफराज ने सोचा कि शायद वो रास्ता भटक गई हैं, या उन्हें भी सवारी चाहिए हो। पास आकर लड़कियों ने पूछा, भाई, क्या आप हमें शाह हवेली छोड़ देंगे? सरफराज ने फौरन हां कह दी। उसे खुशी हुई कि इस सुनसान जगह पर भी सवारी मिल गई। हवेली वहां से कोई 2 किलोमीटर दूर थी। रिक्शे में पेट्रोल बस इतना ही था कि हवेली तक पहुंचा जा सके। वापसी का सफर मुश्किल था। उसने मन में सोचा कि किराया मिलते ही पेट्रोल डलवा लेगा। रास्ते भर वो लड़कियां आपस में हंसी मजाक करती रहीं। तीनों ही लगभग एक जैसी उम्र और कद की थीं। अचानक उनमें से एक बोली, भाई, हमारे पास तो किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम आपको बताना भूल गए थे। यह सुनकर सरफराज को झटका लगा और निराशा हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव छुपाए रखे। कोई बात नहीं बहन, उसने कहा, आप तीनों इस वीराने में अकेली थीं। भगवान न करे कुछ भी हो सकता था। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। शाह हवेली पहुंचकर वो लड़कियां कुछ कहे बिना रिक्शे से उतरीं और हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर चली गईं। हवेली के आसपास भी कोई और घर या आबादी नजर नहीं आ रही थी। सरफराज जैसे ही रिक्शा मोड़ने लगा, उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी एक काली थैली पर पड़ी। ये थैली उन्हीं लड़कियों में से एक के हाथ में थी। सरफराज ने रिक्शा रोका, थैली उठाई और हवेली की तरफ बढ़ा। उसका दिल उस रहस्यमयी हवेली में कदम रखने से हिचकिचा रहा था, मगर किसी की अमानत वापस करना भी जरूरी था। उसने जैसे ही दरवाजे को छुआ, वो अपने आप अंदर को खुल गया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। घुप अंधेरा छाया हुआ था और किसी जानदार चीज के होने का एहसास तक नहीं था। वो घबराकर फौरन बाहर निकला और तेजी से रिक्शा स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो अम्मी ने दरवाजा खोला। सरफराज का उतरा हुआ और परेशान चेहरा देखकर उन्होंने फौरन कुछ न पूछा। हालांकि जब उनकी नजर सरफराज के हाथ में पकड़ी काली थैली पर पड़ी, तो जिज्ञासा से उसे खोलना चाहा। सरफराज ने रोकने की कोशिश की, मगर तब तक अम्मी थैली खोल चुकी थीं। थैली के अंदर जो था, उसे देखकर सरफराज के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। सरफराज का संबंध एक गरीब परिवार से था। बचपन बड़ी मुश्किलों में गुजरा था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और घर का किराया देना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी रहती थी। सरफराज शुरू ही से अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदार था। जब पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, तो उसने छुप छुप कर पिता का रिक्शा चलाना सीख लिया। एक रात सरफराज ने अम्मी और अब्बा को धीमी आवाज में बातें करते सुना। कान लगाकर सुना तो पता चला कि अब्बा को जिगर की बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज बहुत महंगा था और उनकी पहुंच से बाहर था। अब्बा अम्मी से कह रहे थे कि वो अब सरफराज को ठीक से रिक्शा चलाना सिखा देंगे, ताकि उनके बाद घर वालों को परेशानी न हो। पिता की यह बातें सुनकर सरफराज बिस्तर पर लेटा सारी रात सिसकियां लेता रहा। अगले दिन उसने खुद ही अब्बा से रिक्शा सीखने की इच्छा जाहिर की। अब्बा उसकी बात पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट से मुस्कुराए थे। देखते ही देखते सिर्फ 2 महीनों में सरफराज एक अच्छा रिक्शा ड्राइवर बन गया। उसके 4 महीने बाद ही एक दिन अब्बा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। उस वक्त सरफराज की उम्र सिर्फ 15 साल थी। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी जब उसका तकिया आंसुओं से भीग न जाता हो, मगर उसने किसी पर जाहिर किए बिना अपने कमजोर कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी अम्मी और बहनें खुद को बेसहारा महसूस करें। अब्बा के देहांत के बाद अम्मी ने बहनों से कहा कि वो स्कूल जाना छोड़ दें, लेकिन सरफराज ने सख्ती से मना कर दिया और खुद प्राइवेट से मैट्रिक का इम्तिहान देने का इरादा किया। वो सारा दिन रिक्शा चलाता। 2 साल के समय में वो एक तजुर्बेकार रिक्शा ड्राइवर बन चुका था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से
घर का गुजारा मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा था। उसी दिन जब वो उन 3 रहस्यमयी नकाब पहनी लड़कियों को छोड़कर आया था, उनकी वो काली थैली उसके पास रह गई थी। अम्मी ने उसके मना करने पर भी थैली खोल ली थी और उसमें मौजूद बहुत कीमती जेवर देखकर माँ बेटा दोनों दंग रह गए थे। फिर अम्मी ने थैली सावधानी से बंद की और बोली, बेटा, यह किसी की अमानत है, हम इसमें जरा भी बेईमानी नहीं करेंगे। अम्मी की यही सीख थी। सरफराज ने हाँ में सर हिलाया और सोचा कि वो लड़कियां जरूर अपनी चीज लेने वापस आएंगी। अम्मी ने थैली हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और सरफराज को सख्ती से कहा कि इस बात का जिक्र किसी से न करे। अगली सुबह सरफराज रोज की तरह उठा और रिक्शा लेकर रोजी की तलाश में निकल पड़ा। मगर आज दोपहर हो गई और कोई सवारी न मिली। तब अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न दिन की रोशनी में एक बार फिर उस हवेली जाकर देखा जाए कि क्या वो लड़कियां सच में वहां रहती हैं। रात को तो वहां वीरानी के सिवा कुछ न था, फिर भी वो उलझन में था कि वहां जाना ठीक है या नहीं। आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया। रिक्शा स्टार्ट किया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली काफी दूर थी, मगर थैली में मौजूद कीमती जेवरों का ख्याल उसे मजबूर कर रहा था कि उन्हें लौटाने की हर मुमकिन कोशिश करे। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद वो हवेली के सामने मौजूद था। आसपास के मकान भी वीरान पड़े थे। लगता था जैसे बरसों से यहां कोई नहीं आया। हवेली के बाहर बगीचे की हालत भी उसकी वीरानी की गवाही दे रही थी। मुख्य दरवाजा अब भी खुला हुआ था। सरफराज ने जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक उसे किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई दीं। आवाजें हवेली के अंदर के हिस्से से आ रही थीं। शायद वो लड़कियां किसी कमरे में मौजूद थीं। अब उसे ख्याल आया कि यूं बिना पूछे अंदर चले आना ठीक नहीं, मगर जेवरों की वापसी का सोचकर वो आगे बढ़ गया। अंदर का नजारा अजीब था। सारे कमरे बंद थे, तो फिर ये हंसी की आवाजें कहां से आ रही थीं? उसने ऊपर की मंजिल पर नजर दौड़ाई जहां और कमरे थे, मगर उनके दरवाजे भी बंद थे। तभी अचानक एक बंद कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बजने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे पीट रहा हो। यह देखकर सरफराज के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि यहां कोई अनदेखी ताकत रहती है जो नजर नहीं आती। वो डर से कांपता हुआ उलटे कदमों बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, उसकी नजर एक राहगीर पर पड़ी। उस आदमी ने सरफराज का पीला पड़ा चेहरा देखा तो पूछा, नौजवान, तुम इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे थे? यह तो बरसों से वीरान पड़ी है। लगता है तुम इस इलाके में नए हो, तभी तुम्हें इसकी जानकारी नहीं। सरफराज ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, जी, कल रात मैंने यहां 3 सवारियों को छोड़ा था। उनका कुछ सामान मेरे रिक्शे में रह गया था, बस वही वापस करने आया था, मगर अंदर कोई नहीं मिला। क्या यह हवेली सच में खाली है? उस आदमी ने सरफराज को गौर से देखते हुए कहा, मियां, इस हवेली में तो पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहां रहने वाला परिवार जिन्हों की शरारतों से तंग आकर यह जगह छोड़ गया था, वो आज तक लौट कर नहीं आए? इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। सरफराज गहरे डर और उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने उन 3 नकाब पहनी लड़कियों के चेहरे घूमने लगे, जो आधी रात को उसके रिक्शे में सवार हुई थीं। अब उसे इस भयानक सच्चाई की तह तक पहुंचना था। लेकिन अगर वो किसी को बताता कि उसके पास उनका छोड़ा हुआ कीमती खजाना है, तो भला कौन उसकी बात का यकीन करता? उसने इरादा किया कि वो खुद ही इस रात से पर्दा उठाएगा। डर और अनगिनत सवालों में घिरा वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। सरफराज की जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी थी। घर पहुंचकर जब उसने अम्मी से वो थैली दोबारा देखने को मांगी, तो अम्मी ने लाकर उसके सामने रख दी। चमकते दमकते हीरे मोती वैसे ही मौजूद थे जैसे उसने रात को देखे थे। अम्मी ने पूछा, बेटा, क्या वो लड़कियां मिल गईं जो यह खजाना भूल गई थीं? सरफराज ने नामे में सर हिलाया। नहीं अम्मी, जिस हवेली में वो उतरी थीं, वो तो बिल्कुल वीरान है। मैं आज खुद वहां जाकर देख कर आया हूं। अब उसे इस भयानक सच्चाई की तह तक पहुंचना था। नहीं अम्मी, यह हमारे पास अमानत है। हम उनकी इजाजत के बिना इसमें से एक तिनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अम्मी ने उसकी ईमानदारी पर सर हिलाया और खजाने को वापस अलमारी में रख दिया। अगले दिन सुबह जब वो रिक्शा लेकर निकला,
तो किस्मत से उसे उसी इलाके की तरफ जाने वाली एक सवारी मिल गई। मगर सरफराज ने फौरन मना कर दिया, नहीं अम्मी, यह हमारे पास अमानत है, हम उनकी इजाजत के बिना इसमें से एक तिनका भी इस्तेमाल नहीं। पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया। बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस भरी और बोले, आज से 20 साल पहले यहां एक खुशहाल परिवार रहता था। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, मगर उनका एक नौजवान बेटा अफरोज बुरी संगत में पड़ गया। वो जादू टोने और टोटके करने वालों के पास उठने बैठने लगा और खुद भी यह काला जादू सीखने की कोशिश करने लगा। एक दिन उसने किसी तांत्रिक को जिन्हों को काबू करने का एक खतरनाक तरीका अपनाते देखा। अफरोज ने सोचा, अगर यह तांत्रिक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने हवेली की सबसे ऊंची मंजिल पर छुपकर वही काम शुरू कर दिया। लगातार 7 रातों तक वो यह काम करता रहा। जैसे ही यह पूरा हुआ, हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। तेज हवाएं चलने लगीं, धूल मिट्टी के तूफान उठने लगे और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। घर की चीजें अपने आप हिलने लगीं। अफरोज समझ नहीं पाया कि उससे क्या हो गया है। बाद में जब उसे पता चला कि उसने अनजाने में जिन्हों के एक ताकतवर सरदार को अपना सेवक बना लिया है, तो वो खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा। मगर वो यह नहीं जानता था कि जिन्न कभी किसी इंसान को चैन से जीने नहीं देते। बुजुर्ग पल भर को रुके, फिर बोले, धीरे धीरे जिन्हों का पूरा खानदान इस हवेली में आकर बस गया। अब हवेली के रहने वालों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। दिन में तो शांति रहती, मगर रात होते ही चीजें हवा में उड़ने लगतीं। डरावनी चीखें और हंसी सुनाई देती। घर की एक जवान लड़की पर अजीब दौरे पड़ने लगे। उसे हर तरफ जिन्न दिखाई देते और वो डर से चीखें मारती। इस हालत पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह सब कुछ अफरोज की गलती का नतीजा है। मौलवी साहब ने कहा कि इन ताकतवर जिन्हों से निपटना आसान नहीं। बेहतर यही है कि हवेली वाले ये तो बेटा मैं भी नहीं जानता, मगर ज्यादा संभावना यही है कि वो अपना खजाना वापस लेने तुम तक जरूर पहुंचेंगी। इतने में उनकी मंजिल आ गई। हवेली अब थोड़ी ही दूर थी। तभी अचानक हवेली के मुख्य हॉल का बड़ा दरवाजा खुला और सरफराज ने जो नजारा देखा, उससे उसके शरीर में खून जम गया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को इस घटना की खबर हो गई। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि वो लड़कियां जरूर जिन्हों के परिवार की बेटियां जिनजादियां ही थीं। हो सकता है वो जिन्हों के सरदार की बेटियां हों। बुजुर्ग की बातें सुनकर सरफराज ने उन्हें पूरी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। लेकिन बुजुर्गवार, वो मेरे रिक्शे में इतना कीमती खजाना क्यों छोड़ गईं? हो सकता है वो जिन्हों के सरदार की बेटियां हों। लोग ठीक ही कहते हैं कि रात को इस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं और छत पर जिन्न चलते फिरते नजर आते हैं। इसीलिए तो हमारे इलाके के लोग रात को घरों से बाहर कदम नहीं निकालते। सरफराज ने फिर पूछा, लेकिन बुजुर्गवार, वो मेरे रिक्शे में इतना कीमती खजाना क्यों छोड़ गईं? यह बात मेरी समझ से बाहर है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह तो बेटा मैं भी नहीं जानता, मगर ज्यादा संभावना यही है कि वो अपना खजाना वापस लेने तुम तक जरूर पहुंचेंगी। दूसरी तरफ अम्मी इस चिंता में घुल रही थीं कि कहीं इस खजाने की खबर किसी चोर डाकू को न लग जाए और वो घर पर हमला न कर दें। सरफराज ने खुद को एक पास के पेड़ के पीछे छुपा लिया। अम्मी को बताए बिना रात गहरी होते ही वो हवेली की तरफ चल पड़ा। हो सकता है वो जिन्हों के सरदार की बेटियां हों। तभी अचानक हवेली के मुख्य हॉल का बड़ा दरवाजा खुला और सरफराज ने जो नजारा देखा, उससे उसके शरीर में खून जम गया। इतने में उनकी मंजिल आ गई। हवेली अब थोड़ी ही दूर थी। इसीलिए तो हमारे इलाके के लोग रात को घरों से बाहर कदम नहीं निकालते। मगर अब उसका दिल रिक्शा चलाने में भी नहीं लग रहा था। सरफराज के दिल में डर की लहरें उठ रही थीं, मगर वो हिम्मत करके हवेली के अंदर दाखिल हो ही गया। उनके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उन्होंने चमकदार रेशमी कपड़े पहन रखे थे। उसने कुछ पैसे जोड़कर घर के लिए थोड़ा बहुत राशन खरीदा और घर लौट आया। इतने में उनकी मंजिल आ गई। हवेली अब थोड़ी ही दूर थी। बुजुर्ग ने यह भी कहा कि जिन्न दिन में नजर नहीं आते, मगर रात को पूरी हवेली में उनका ही राज होता है। अब सरफराज का सारा ध्यान उन जिन्हों की बेटियों और खजाने पर लगा हुआ था। उसने कुछ पैसे जोड़कर घर के लिए थोड़ा बहुत राशन खरीदा और घर लौट आया, मगर अब उसका दिल रिक्शा चलाने में भी नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अम्मी इस चिंता में घुल रही थीं
कि कहीं इस खजाने की खबर किसी चोर डाकू को न लग जाए और वो घर पर हमला न कर दें। आखिरकार सरफराज ने हिम्मत करके रात के वक्त दोबारा हवेली जाने का फैसला किया। अम्मी को बताए बिना रात गहरी होते ही वो हवेली की तरफ चल पड़ा। रिक्शा कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे खड़ा किया और पैदल हवेली की ओर बढ़ा। गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। हर तरफ भयानक सन्नाटा था। इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सा रहस्य था, जैसे कोई अनदेखी आंख उसे देख रही हो। सरफराज के दिल में डर की लहरें उठ रही थीं, मगर वो हिम्मत करके हवेली के अंदर दाखिल हो ही गया। वो हवेली जो दिन में वीरान और उजड़ी हुई लगती थी, इस वक्त रोशनियों से जगमगा रही थी। सरफराज ने खुद को एक पास के पेड़ के पीछे छुपा लिया। तभी अचानक हवेली के मुख्य हॉल का बड़ा दरवाजा खुला और सरफराज ने जो नजारा देखा, उससे उसके शरीर में खून जम गया। दरवाजे से 3 बहुत सुंदर लड़कियां निकलीं। उनके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उन्होंने चमकदार रेशमी कपड़े पहन रखे थे। वो आपस में हंसती खेलती बातें कर रही थीं। सरफराज ने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, वो फौरन पहचान गया कि यह वही जिन्हों की बेटियां थीं जो उस रात नकाब पहनकर उसके रिक्शे में बैठी थीं। सरफराज को अंदाजा हो गया कि उन्होंने उसे देख लिया है। वो सीधी उसी पेड़ की तरफ आईं जिसके पीछे वो छुपा था। मुझे यहां किसी इंसान की गंध महसूस हो रही है, एक ने फुसफुसाकर कहा। हां, मगर कोई इंसान यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दूसरी बोली। हर कोई जानता है कि यह हवेली हमारे कबीले के अधिकार में है। सरफराज ने अपनी सांसें रोक लीं। तभी तीसरी लड़की, जिसका नाम बाद में महापारा पता चला, बोली, चलो अब्बा हुजूर, पिताजी से कहकर यहां जिन्हों का पहरा लगवा देते हैं। वो जैसे ही वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी, किस्मत से सरफराज के पांव पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। उसके मुंह से अपने आप दर्द भरी चीख निकल गई। तीनों फौरन पलटीं और उसे गुस्से से घूरने लगीं। रिक्शे वाले, तुम यहां क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? एक ने सख्ती से पूछा। सरफराज ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं। मैं जानता हूं यह जिन्हों की हवेली है। दरअसल आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, वही लौटाने का पूछने आया था। जिन्हों की बेटियों की आंखों में चमक आ गई। महापारा आगे बढ़ी और बोली, अच्छा, वो जेवर वाली थैली? हां, वो गलती से तुम्हारे रिक्शे में रह गई थी। कहाँ है वो? सरफराज ने सफाई दी। मैं पहले पक्का करना चाहता था कि आप यहीं मिलती हैं या नहीं, इसलिए आज साथ नहीं लाया। आप जब हुक्म करेंगी मैं ले आऊंगा। महापारा मुस्कुराई। बेहतर है, तुम खुद यहां मत आना। अगर हमारे पहरेदार जिन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे घर आकर ले लूंगी। घर पहुंचा तो अम्मी उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। महापारा मुस्कुराई। हां, मगर कोई इंसान यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दूसरी बोली। उसके मुंह से अपने आप दर्द भरी चीख निकल गई। बेटा, खैरियत तो है? क्या हुआ? सरफराज ने सफाई दी। तीनों फौरन पलटीं और उसे गुस्से से घूरने लगीं। वो जैसे ही वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी, किस्मत से सरफराज के पांव पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। सरफराज ने अम्मी को सारी कहानी सुना दी। अम्मी सुनकर घबरा गईं। हाय अल्लाह, ये तूने क्या किया? अगर वो जिन्न तुझे कुछ कर देते तो? अच्छा, वो जेवर वाली थैली? हां, वो गलती से तुम्हारे रिक्शे में रह गई थी। कहाँ है वो? वो सीधी उसी पेड़ की तरफ आईं जिसके पीछे वो छुपा था। सरफराज ने जवाब दिया, अम्मी, अमानत तो अमानत होती है, चाहे इंसान की हो या जिन की। वापस करना कर्तव्य है। सरफराज को अंदाजा हो गया कि उन्होंने उसे देख लिया है। सरफराज ने उसकी बात मान ली और तेजी से वहां से निकल आया। सरफराज ने अपनी सांसें रोक लीं। चलो अब्बा हुजूर, पिताजी से कहकर यहां जिन्हों का पहरा लगवा देते हैं। रिक्शे वाले, तुम यहां क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? एक ने सख्ती से पूछा। मुझे यहां किसी इंसान की गंध महसूस हो रही है, एक ने फुसफुसाकर कहा। जिन्हों की बेटियों की आंखों में चमक आ गई। महापारा आगे बढ़ी और बोली। सरफराज ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं पहले पक्का करना चाहता था कि आप यहीं मिलती हैं या नहीं, इसलिए आज साथ नहीं लाया। आप जब हुक्म करेंगी मैं ले आऊंगा। तभी तीसरी लड़की, जिसका नाम बाद में महापारा पता चला, बोली,
मेरा कोई गलत इरादा नहीं। मैं जानता हूं यह जिन्हों की हवेली है। दरअसल आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, वही लौटाने का पूछने आया था। हर कोई जानता है कि यह हवेली हमारे कबीले के अधिकार में है। सरफराज ने उसकी बात मान ली और तेजी से वहां से निकल आया। घर पहुंचा तो अम्मी उसकी हालत देखकर परेशान हो गईं। बेटा, खैरियत तो है? क्या हुआ? सरफराज ने अम्मी को सारी कहानी सुना दी। अम्मी सुनकर घबरा गईं। हाय अल्लाह, यह तूने क्या किया? अगर वो जिन्न तुझे कुछ कर देते तो? सरफराज ने जवाब दिया। अम्मी, अमानत तो अमानत होती है, चाहे इंसान की हो या जिन की, वापस करना कर्तव्य है। अगली रात अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सरफराज ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक नौजवान लड़की खड़ी है, जिसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा है। मगर उसकी चमकती आंखों से सरफराज फौरन पहचान गया कि यह माहपारा है। क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? माहपारा ने शरारत से मुस्कुराकर पूछा। सरफराज कुछ हिचकिचाया, फिर धीरे से उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। माहपारा ने अंदर आकर घर के हर कोने को ध्यान से देखा। सरफराज ने संदूक से जेवरों की थैली निकाली और माहपारा के हवाले कर दी। वो बहुत खुश हुई। ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं, उसने कहा। वैसे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, मगर जो चीज दिल को पसंद आ जाए उसे हासिल करना मेरी आदत है। जैसे ही उसने जेवरों को छुआ, वो पलक झपकते में वहां से गायब हो गई। सरफराज ने गहरी सांस ली। शुक्र है अमानत सही जगह पहुंच गई। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद, आधी रात का समय था, सरफराज एक सुनसान सड़क पर सवारी का इंतजार कर रहा था कि उसे फिर वही जानी पहचानी खनकती हुई हंसी सुनाई दी। उसने घबराकर मुड़कर देखा तो वहीं तीनों जिन्हों की बेटियां उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थीं। एक ने छेड़ते हुए कहा, क्यों रिक्शे वाले, हमें हवेली छोड़ दोगे? सरफराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि दूसरी ने ताना मारा, जरा देखो तो इसे, कितना डरा हुआ है। अभी तो हमने अपना असली रूप दिखाया भी नहीं। तब तीसरी लड़की, माहपारा, गंभीरता से आगे बढ़ी और बोली, रिक्शे वाले, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने आज तक किसी इंसान को इस नजर से नहीं देखा। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। अब सरफराज अजीब दुविधा में था। वो न मना कर पा रहा था न हाँ। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने जेवरों को छुआ, वो पलक झपकते में वहां से गायब हो गई। वो बहुत खुश हुई। यह मेरे लिए बहुत कीमती है, उसने कहा। उसने घबराकर मुड़कर देखा तो वही तीनों जिन्हों की बेटियां उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थीं। वैसे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, मगर जो चीज दिल को पसंद आ जाए उसे हासिल करना मेरी आदत है। अगर दोस्ती कर ली तो यह शायद हर वक्त उसके आसपास रहेंगी। क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? माहपारा ने शरारत से मुस्कुराकर पूछा। उस लड़की की पेशकश ने उसे हैरान कर दिया था, मगर फिर उसने सोच समझकर दोस्ती के लिए हां कर दी। अगली रात अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सरफराज हैरान रह गया। दूसरी लड़की बोली, माहपारा से दोस्ती कर लो, तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। अब सरफराज अजीब दुविधा में था। वो न मना कर पा रहा था न हाँ। अगर दोस्ती कर ली तो ये शायद हर वक्त उसके आसपास रहेंगी। माहपारा ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी मुश्किलें कम करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना सकती हूं। सरफराज के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे फैसला करना ही था। उस लड़की की पेशकश ने उसे हैरान कर दिया था, मगर फिर उसने सोच समझकर दोस्ती के लिए हां कर दी। माहपारा ने कहा कि वो कुछ दिन उसके घर रहना चाहती है ताकि इंसानी दुनिया को करीब से देख सके, मगर उसके लिए उसे घर वालों से कोई ठीक ठाक बहाना बनाना होगा। वो उसके रिक्शे में बैठकर घूमना फिरना चाहती थी। बाकी दो तो चली गईं, मगर माहपारा उसके साथ उसके घर जाने को तैयार थी। सरफराज बहुत डरा हुआ था कि अम्मी उस अजनबी लड़की को देखकर परेशान न हो जाए, और वो उन्हें यह सच्चाई भी नहीं बता सकता था कि यह लड़की इंसान नहीं, जिन है। आधी रात को जब वो घर पहुंचे तो अम्मी ने ही दरवाजा खोला। बेटे के साथ एक अनजान लड़की को देखकर वो हैरान रह गईं। पूछने पर सरफराज ने एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। अम्मी, यह बेचारी सड़क पर बहुत बुरी हालत में मिली, घर से निकाली गई है। कुछ दिन हमारे पास रहेगी, फिर मैं इसे किसी आश्रम में छोड़ आऊंगा।
इस झूठ पर महापारा ने बड़ी हैरानी से सरफराज को देखा, मगर वो नजरें चुरा गया। वो उसे कैसे समझाता कि उनके समाज में किसी जवान लड़की का, चाहे वो इंसान हो या जिन, यूं आधी रात को किसी अनजान आदमी के साथ उसके घर आना कितना गलत समझा जाता है। अम्मी ने उसकी बात का यकीन किया या नहीं, यह तो पता नहीं, मगर उनकी नजरें बार बार महापारा के गले में चमकते सोने के हार, हाथों में भारी कंगन और कानों की कीमती बालियों पर जा रही थीं। शायद इसीलिए वो उसे शक की निगाह से देख रही थीं। अब महापारा उनके घर पर ही रहने लगी। जब भी सरफराज दिन भर की मेहनत के बाद रिक्शा लेकर घर लौटता, तो अक्सर महापारा ही मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। रात को जब अम्मी और बहनें सो जातीं, तो वो सरफराज के साथ रिक्शे में बैठकर सैर को निकल जाती। सरफराज उसे शहर की वो सब जगहें दिखाता जहां वो जाना चाहती थी। धीरे धीरे महापारा की सरफराज की अम्मी और बहनों से भी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। फिर एक दिन सरफराज घर आया तो अम्मी ने उसे बताया, बेटा, यह लड़की तो देवी जैसी है। आज सुबह मकान मालिक किराए के लिए शोर मचा रहा था, तो इस भली लड़की ने चुपके से अपने कानों की सोने की बालियां उतार कर उसे दे दी। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई, मगर मैं मजबूर थी। अम्मी की यह बात सुनकर सरफराज और भी हैरान हुआ। वो सोचने लगा, ये जिन्हों के बादशाह की बेटी है, उसके लिए इन मामूली बालियों की क्या कीमत होगी। मगर अम्मी की अगली बात सुनकर तो वो लगभग उछल ही पड़ा। अम्मी बोली, बेटा, तुम इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? बेचारी अनाथ है, उसे भी सहारा मिल जाएगा। सरफराज ने फौरन हाथ जोड़ दिए। अम्मी, भगवान के लिए ये बात उसके सामने बिल्कुल मत कीजिएगा। वो अम्मी को कैसे बताता कि यह जिन लड़की तो खुद उसके पीछे पड़ी है और न जाने कब तक इस घर में मेहमान है। फिर एक रात शहर से बाहर वापसी पर सरफराज का रिक्शा खराब हो गया। रात के 2 बज रहे थे और वो एक सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसे अपनी गरीबी पर फिर से बहुत बुरा महसूस होने लगा। तभी उसने देखा कि 2 बहुत ऊंचे लंबे चौड़े आदमी उसकी तरफ चले आ रहे हैं। उन्होंने पास आकर कहा, क्या बात है नौजवान, परेशान लग रहे हो, लाओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। और कुछ ही पलों में उन्होंने रिक्शा ठीक कर दिया। जाते हुए बोले, हमें किसी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। जब सरफराज घर पहुंचा तो महापारा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। अब अक्सर वही दरवाजा खोलती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ही उन दोनों जिन्हों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। अब सरफराज समझा कि वो दैत्य जैसे आदमी आधी रात को उस वीरान सड़क पर कहां से आ गए थे। फिर एक दिन महापारा ने इच्छा जताई, मैं वो झील देखना चाहती हूं जिसका पानी बिल्कुल नीला है। मैं आज तक वहां नहीं गई। मेरा ख्याल है तुम्हारे साथ जाऊंगी तो इंसानी दुनिया को तुम्हारी नजर से देख सकूंगी, वरना ऐसी जगहों पर हमें जिन्हों को ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता। वो अब एक बहुत सुंदर इंसानी लड़की के रूप में थी। सरफराज उसे उस मशहूर नीली झील पर ले गया। महापारा बहुत खुश थी। उसे सारा दिन और रात गए तक घुमाने के बाद जब सरफराज थका हारा घर लौटा तो अगली सुबह अम्मी घबराई हुई उसके पास आईं। बेटा, वो लड़की न जाने कहाँ चली गई। सुबह उठी तो कमरे में नहीं थी, कहीं भाग तो नहीं गई। सरफराज भी परेशान हो गया, कहीं महापारा किसी बात पर नाराज होकर तो नहीं चली गई। मगर उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। अगर वो यूं चुपचाप चली गई तो शायद वो अपने जिन्हों के कबीले में वापस लौट गई थी। फिर एक रात जब वो घर लौटा तो अम्मी ने उसे एक मोड़ा हुआ कागज दिया। ये एक खत था। उसमें लिखा था, तुम्हारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। अगर अपना इनाम लेना चाहते हो तो कल रात उसी पेड़ के नीचे आ जाना जहां तुम पहली बार हमसे मिले थे। नीचे नाम लिखा था, जिन्हों की बेटी महापारा। सरफराज हैरान रह गया। उसे फिर वहीं जाना था। अगर वो न जाता तो यकीनन महापारा खुद यहां आ जाती। उसने फैसला किया कि इस बार वो रिक्शा नहीं ले जाएगा बल्कि पैदल ही जाएगा। रात का गहरा सन्नाटा था। जब वो उस तय पेड़ के नीचे पहुंचा तो थोड़ी ही देर में उसे वहीं जानी पहचानी चंचल हंसी की आवाजें सुनाई दीं। दूर से रंग बिरंगे कपड़े पहने वही तीनों जिन्हों की बेटियां हंसती खिलखिलाती उसकी तरफ आ गईं। महापारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह रिक्शे वाला कितना अच्छे दिल का है। इसने बिना किसी लालच के न सिर्फ मुझे इंसानी दुनिया की सैर कराई, बल्कि एक बार भी अपनी गरीबी या मुश्किलों का रोना नहीं रोया।
दूसरी ने छेड़ा। तभी तो तुम्हारा दिल इस इंसान पर आ गया है, क्यों महापारा? महापारा हल्का सा शर्मा गई और बोली, हाँ, मगर अब मैं इसे और परेशान नहीं करूंगी। मैं इसकी जिंदगी बदलना चाहती हूं। फिर उसने अपनी ओढ़नी में छुपाई हुई एक भारी सी थैली सरफराज को देते हुए कहा, यह तुम्हारे सब्र और ईमानदारी का इनाम है। तुम दूसरे इंसानों से बहुत अलग हो। मुझे यकीन है कि दौलत मिलने के बाद भी तुम नहीं बदलोगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। जब भी हमारा दिल चाहेगा, हम तुम्हारी दुनिया में सैर करने आ जाया करेंगे। जाओ, अपनी किस्मत बदल लो। आज के बाद तुम एक मामूली रिक्शे वाले नहीं, बल्कि एक बड़े आदमी के तौर पर जाने जाओगे। सरफराज बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगा। महापारा उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखती रही। फिर बोली, मैंने तुम्हारे घर में रहकर बहुत कुछ सीखा है। इंसानी दुनिया को तुम्हारी आंखों से देखा तो एहसास हुआ कि जो चीजें इंसानों के लिए मामूली हैं, वो हम जैसों के लिए कितनी खास हो सकती हैं। मगर उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। दूर से रंग बिरंगे कपड़े पहने वही तीनों, जिन्हों की बेटियां हंसती खिलखिलाती, उसकी तरफ आ गईं। महापारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह रिक्शे वाला कितना अच्छे दिल का है। इसने बिना किसी लालच के न सिर्फ मुझे इंसानी दुनिया की सैर कराई, बल्कि एक बार भी अपनी गरीबी या मुश्किलों का रोना नहीं रोया। सरफराज हैरान रह गया। उसे फिर वहीं जाना था। अगर वो यूं चुपचाप चली गई तो शायद वो अपने जिन्हों के कबीले में वापस लौट गई थी। नीचे नाम लिखा था, जिन्हों की बेटी महापारा। दूसरी ने छेड़ा, तभी तो तुम्हारा दिल इस इंसान पर आ गया है, क्यों महापारा? उसमें लिखा था, तुम्हारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। अगर अपना इनाम लेना चाहते हो तो कल रात उसी पेड़ के नीचे आ जाना जहां तुम पहली बार हमसे मिले थे। यह तुम्हारे सब्र और ईमानदारी का इनाम है। तुम दूसरे इंसानों से बहुत अलग हो। मुझे यकीन है कि दौलत मिलने के बाद भी तुम नहीं बदलोगे। हाँ, मगर अब मैं इसे और परेशान नहीं करूंगी। मैं इसकी जिंदगी बदलना चाहती हूं। सरफराज बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन हमारी एक शर्त है, जब भी हमारा दिल चाहेगा, हम तुम्हारी दुनिया में सैर करने आ जाया करेंगे। फिर एक रात जब वो घर लौटा तो अम्मी ने उसे एक मोड़ा हुआ कागज दिया। यह एक खत था। अगर वो न जाता तो यकीनन महापारा खुद यहां आ जाती। फिर उसने अपनी ओढ़नी में छुपाई हुई एक भारी सी थैली सरफराज को देते हुए कहा, उसने फैसला किया कि इस बार वो रिक्शा नहीं ले जाएगा, बल्कि पैदल ही जाएगा। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी कोई बड़ी मुश्किल आए तो बस दिल में हमें याद कर लेना। हम फौरन तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, वो शरारत से मुस्कुराई, अगर कभी कोई लड़की आधी रात को मदद मांगे तो मना मत करना। ये कहकर महापारा और उसकी साथी लड़कियां पलक झपकते में नजरों से गायब हो गईं। सरफराज ने कांपते हाथों से थैली खोली तो अंदर बहुत ज्यादा कीमती हीरे मोती और सोने की मोहरें भरी थीं, जो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा थीं। रात के 3 बजे जब वो घर पहुंचा तो अम्मी जाग रही थीं और उसका इंतजार कर रही थीं। उसने थैली लाकर उनके कदमों में रख दी। अम्मी देखकर हैरान रह गईं। हे भगवान, न जाने तुम क्या करते फिरते हो। अब यह कहां से लाए हो? सरफराज ने प्यार से अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, यह सब आपकी दुआओं और नसीब का फल है। हमारे घर में रहने वाली वो लड़की कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जिन की बेटी थी। मैंने बस उसकी कुछ इच्छाएं पूरी की, तो बदले में उसने मुझे यह अनमोल तोहफा दे दिया। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उस दिन के बाद सरफराज की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने न सिर्फ अपने हालात सुधारे, बल्कि दूसरे गरीब और मजबूर नौजवानों की भी मदद करने लगा। उसकी तीनों बहनें अब शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं। वो आज भी अगर कभी सड़क किनारे किसी अकेली परेशान लड़की को खड़ा देखता तो उसे अपनी गाड़ी में सुरक्षित घर तक छोड़ आता। शायद यही छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो इंसान को एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देती हैं। आज भी जब रात के सन्नाटे में तेज हवा चलती है तो सरफराज को लगता है जैसे उसे उन तीनों लड़कियों की खनकती हुई हंसी सुनाई दे रही हो। सुना है कि वो शाह हवेली आज भी उसी तरह वीरान और भूतिया नजर आती है, मगर उसमें रहने वाले प्राणी कितने जिंदा दिल, मेहरबान और उसूलों वाले थे, यह राज सिर्फ सरफराज ही जानता था।